हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं आपके डेली करंट अफेयर की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज का दिन। आज का दिन है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। आज का दिन है यह दिन खेल और फिटनेस को समर्पित एक दिन है और इसका लक्ष्य दुनिया भर के लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रेरित करना है। और सन 1894 में आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ और 23 जून 1948 को पहला ओलंपिक दिवस मनाया गया। तो क्या हुआ था इसका जो 1894 को क्या हुआ था, ओलंपिक समिति का गठन, ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। और पहला ये ओलंपिक डे कब मनाया गया, तो ये मनाया गया था 23 जून 1948 को। पहला कब मनाया गया, 23 जून 1948 को पहला ओलंपिक दिवस, पहला ओलंपिक दिवस मनाया गया। और इस साल की इसकी थीम है कि जो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए बनाई गई कि स्वस्थ रहे, मजबूत रहे और 23 जून को ओलंपिक दिवस की कसरत के साथ सक्रिय रहे। क्या है इस साल की थीम, ये है स्वस्थ रहे, मजबूत रहे और 23 जून ओलंपिक दिवस के साथ सक्रिय रहें। ये इस साल 2021 की थीम है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत सरकार और डब्ल्यूएचओ द्वारा संयुक्त रूप से कौन सा ऐप तैयार किया गया। तो भारत सरकार और डब्ल्यूएचओ ने संयुक्त रूप से एम योगा ऐप तैयार किया है और पीएम मोदी ने विश्व योग दिवस पर इसका ये जो ऐप इसको लॉन्च किया। तो कौन सी ऐप लॉन्च की है, कौन सी ऐप बनाई इन्होंने, ये बनाई एम योगा ऐप। एक मोबाइल ऐप है एम योगा मोबाइल ऐप। ये ऐप लॉन्च की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ये भारत सरकार और डब्ल्यूएचओ और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये ऐप तैयार की गई है। और इस ऐप पर जो कॉमन योग प्रोटोकॉल के आधार पर जो योग के प्रशिक्षण के कई वीडियोज और ऑडियो इसमें होंगे और वो दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। तो क्या होंगे उसमें, योग के वीडियो और ऑडियो, दुनिया की अलग अलग भाषाओं में, दुनिया की अलग अलग भाषाओं में इसमें योग के ऑडियो और वीडियो होंगे। तो चलिए नेक्स्ट है कि स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट इन अर्थ 2021 के अनुसार भारत का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है। तो विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के जो स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट इन अर्थ 2021 का जो प्रतिवेदन जो अभी ये सूचकांक आया है, इसके अनुसार भारत का जो सबसे अधिक रहने योग्य जो स्थान है वो है बेंगलुरु और उसके बाद चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर और मुंबई है। ये मतलब टॉप 5 ये शहर है। और इनकी जो ये चार जो इनके जो पैमाने जिन पे इनका ये मापा गया है, तो ये है जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता और नागरिकों की धारणा। मतलब ये जो चार पैमाने हैं इन पे इनका मापदंड नापा गया है और इसी के आधार पर ये बताया गया कि सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है। तो सबसे अधिक रहने योग्य शहर है बेंगलोर। कौन सा है, ये है बेंगलुरु। और फिर इसके बाद है चेन्नई और फिर इसके बाद है शिमला। मतलब ये टॉप 3 ये शहर हैं भारत के। इस सूची के अनुसार सबसे अधिक रहने योग्य शहर है बेंगलोर, फिर चेन्नई और फिर शिमला और उसके बाद है भुवनेश्वर और फिर है मुंबई। ये भारत के टॉप 5 शहर हैं जो रहने योग्य शहर, सबसे अधिक रहने योग्य शहर है स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट इन अर्थ 2021 के अनुसार। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट है कि कौन सा मंत्रालय जान है तो जहान है कार्यक्रम शुरू करेगा। जान है तो जहान है कार्यक्रम में ये जो कोविड-19 का जो टीकाकरण प्रोग्राम है, तो ये जो अभियान जो स्टार्ट करेगा, तो ये स्टार्ट करेगा अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय। अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्रालय है वो इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण जो विभाग है वो नई रोशनी योजना के तहत ये जो प्रोग्राम है, ये अभियान है, ये स्टार्ट करेगा। तो कौन सा करेगा, ये कौन सा मंत्रालय, तो ये होगा अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय इसको लॉन्च करेगा। कौन सी योजना के तहत, नई रोशनी योजना के तहत ये योजना जान है तो जहान है, ये कोविड-19 का टीकाकरण प्रोग्राम है, ये स्टार्ट करेगा, जिसमें भी विभिन्न धर्मगुरु समाज के जो और अन्य लोग हैं वे अलग अलग मंच पर जाकर लोगों को टीकाकरण के मामले में जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करेंगे और लोगों को टीकाकरण करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य में तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण बनाने की अधिसूचना जारी की। तो भारत सरकार ने कर्नाटक में तटीय क्षेत्र प्रबंधन जो प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए अधिसूचना जारी की है। और ये जो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ये जो अधिसूचना है इसको मतलब अभी जारी किया है, और ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसको ये अधिसूचना जारी की गई है। तो ये कहाँ पे जारी किया गया है, तो ये किया गया है कर्नाटक में। कर्नाटक तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण बनाने की अभी घोषणा की गई, उसकी अधिसूचना जारी की गई है। किसके अनुसार, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसको अधिसूचित किया गया, अधिसूचना इसकी जारी की गई है। और ये जो प्राधिकरण तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण ये करेगा कि जो तटीय क्षेत्र की जो गुणवत्ता है वो मतलब उसकी जो गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए मतलब ये कार्य करेगा। जो कर्नाटक जो तटीय क्षेत्र है उसकी गुणवत्ता और की सुरक्षा और उसके सुधार के लिए कार्य करेगा। और ये इसमें 15 सदस्यीय होगा ये जो प्राधिकरण, और उनका कार्यकाल होगा 3 साल का। कितने सदस्य होंगे इस प्राधिकरण में, 15 सदस्य। कार्यकाल होगा उनका 3 साल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि दिव्यांगता खेल केंद्र कौन सा मंत्रालय स्थापित करेगा। तो दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित करेगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने 20 जून को देश भर में 5 दिव्यांग खेल केंद्र को स्थापित करने की घोषणा की। और उन्होंने अहमदाबाद शहर में मतलब ये एक अहमदाबाद शहर भी उन 5 शहरों में से मतलब जहाँ पे केंद्र खुलेंगे उनमें से एक होगा। और उन्होंने दिव्यांग जनों के खेलों के प्रति जो समर्पण है और रुचि और पैरालंपिक खेलों में जो उनका प्रदर्शन है उसको देखते हुए इसकी घोषणा की। तो कौन सा मंत्रालय इसका बनवाएगा, तो ये है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इनके मंत्री कौन है, इनके मंत्री हैं थावरचंद गहलोत। और ये कितने केंद्र खोलेंगे देश भर में, तो ये 5 केंद्र खोले जाएंगे। 5 केंद्र खोले जाएंगे, जिनमें से एक कहाँ पे होगा, एक केंद्र अहमदाबाद में भी होगा। मतलब ये जो 5 जो केंद्र खोले जाएंगे उसमें से एक केंद्र अहमदाबाद होगा, बाकी 4 के भी सूची आई नहीं है। और ये किसके लिए, दिव्यांगजनों के लिए, क्योंकि उनका पैरालंपिक में अच्छा प्रदर्शन को देखते हुए ये घोषणा की गई। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने आदि प्रशिक्षण की पोर्टल लॉन्च किया है। तो हाल ही में जनजातीय जो मामलों के जो मंत्रालय हैं उन्होंने यूएनडीपी के साथ मिलकर आदि प्रशिक्षण जो पोर्टल है वो 16 जून 2021 को जारी किया।
और इस पोर्टल का उद्देश्य प्रशिक्षण का जो कार्यक्रमों की जो व्यापक जानकारी सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के द्वारा जो देश के जो दूर क्षेत्र हैं वहां तक पहुंचाना है, और जिससे कि आदिवासी जो समुदाय है वो अपने अधिकारों लाभों के प्रति वे सजग हो सके, उनको जानकारी मिल सके। तो ये किस मंत्रालय ने स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट किया है जनजातीय मामलों के मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय। इन्होंने यूएनडीपी के साथ मिलकर ये लॉन्च किया है। और जनजातीय मामलों के मंत्रालय कौन है? तो ये है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा इन्होंने ये लॉन्च किया है किसके साथ मिलकर? यूएनडीपी के साथ मिलकर। यूएनडीपी के साथ मिलकर इन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया है। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम होता है यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इस कार्य इन दोनों के जनजाति मामलों के मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मतलब इन्होंने साथ में मिलकर ये पोर्टल लॉन्च किया है, आदि प्रशिक्षण पोर्टल। और ये जो पोर्टल है ये किसकी हेल्प करेगा? ये करेगा दूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की, और आदिवासी जो समुदाय है उनको उनके अधिकारों और लाभों को जो उन तक उनकी पहुंच प्राप्त हो सके, इसके लिए उनकी हेल्प करेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने आम चुनाव 2019 एटलस जारी की? तो ये जारी किया है चुनाव आयोग ने। तो मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुभाष चंद्रा और चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे ने साथ मिलकर 15 जून 2021 को आम चुनाव 2019 और एक एटलस जारी किया है। तो किसने जारी किया है? ये जारी किया है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने कब जारी किया? ये जारी किया है 15 जून 2021 को। इसमें 2019 का जो ये चुनाव था एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके सारे इस एटलस में इस चुनाव के सारे डेटा और संख्या के जो आंकड़े वो इसमें शामिल है। और इसमें 42 विषयगत नक्शे और 90 तालिकाएं हैं। कितने नक्शे इसमें? इसमें 42 नक्शे और 90 तालिकाएं हैं, जिनमें 2019 चुनाव का पूरा डाटा और सांख्यिकी आंकड़े जो इसमें शामिल हैं। और ये इसके कौन है? चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त सुभाष चंद्र और जो चुनाव आयुक्त हैं जो अभी मैंने बताया थोड़े दिन पहले अनूप चंद्र पांडे के पिछले वीडियो में बताया था, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं जो चुनाव आयोग में, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त। तो 2 चुनाव आयुक्त कौन है? एक है राजीव कुमार और दूसरे कौन है? अनूप चंद्र पांडे। चुनाव आयुक्त कौन कौन है? ये हैं अनूप कुमार और दूसरे कौन बताए थे? राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। गलत लिखने में, राजीव कुमार और दूसरे कौन है? अनूप चंद्र पांडे। ये 2 चुनाव आयुक्त हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुभाष चंद्र। इन्होंने 15 जून 2021 को ये आम चुनाव 2019 एक एटलस ये जारी किया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस भारतीय ने संयुक्त राष्ट्र भूमि संरक्षण पुरस्कार 2021 जीता? तो ये जो पुरस्कार जीता है ये जीता है सुंदर सिंह जानी जी ने, जो कि बीकानेर के जो राज्य के जो डूंगर कॉलेज है उसमें एसोसिएट प्रोफेसर हैं ये। और उन्हें ये अवार्ड 17 जून 2021 को, जो कि विश्व मरुस्थलीकरण और क्या बोले सूखा रोधी दिवस होता है, उस दिन ये उनको ये अवार्ड मतलब उस दिन इस अवार्ड की घोषणा की गई। और ये जो उनका जो कार्यक्रम है जो कि क्या बोलते हैं पारिवारिक वानिकी अवधारणा को वनीकरण का जो एक अनूठा विचार मानकर उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये किसको मिला है? तो ये है श्याम सुंदर जानी। श्याम सुंदर जानी, इनको ये अवार्ड मिला। ये कहाँ पे हैं? ये
डूंगर कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और ये डूंगरपुर कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और इनका जो है पारिवारिक वानिकी जो अवधारणा, उनके लिए इनको अवार्ड मिला है। कौन सी अवधारणा है? पारिवारिक वानिकी अवधारणा। इस अवधारणा के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। इसके जो संयुक्त राष्ट्र ने इसके मतलब इसको आने वाले भविष्य के लिए इसको सही बताया है। इस योजना को मतलब जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके लिए बिल्कुल ये प्रभावी तौर पर मतलब इसको उत्प्रेरित की मतलब उल्लेखित इसको किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना शुरू की? तो ये योजना शुरू की है ओडिशा राज्य ने। ओडिशा राज्य ने 20 जून 2021 को जो वहाँ के सीएम है नवीन पटनायक, उन्होंने ऐसे बच्चों को जो वित्तीय मदद देने की घोषणा की जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान या तो अपने दोनों माता पिता को खो दिया है या फिर वो उनमें से किसी एक को खो दिया जो कि कमाने वाला सदस्य था। तो उनके लिए ये परियोजना स्टार्ट की गई है। और इस योजना में अप्रैल 2020 से लेकर अभी तक ये मतलब इसको माना गया है कि अप्रैल 2020 से ये आशीर्वाद जो योजना है इसके जो लाभार्थी होंगे और उसमें वे जो लाभार्थी उनको भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो ये कौन से राज्य ने शुरू की है? तो ये शुरू की है ओडिशा राज्य ने। ओडिशा राज्य ने इसको स्टार्ट किया। कब से इसको माना है? तो ये माना है अप्रैल 2020। इसमें क्या है? इसमें वे बच्चे जिनके माता पिता चले गए हैं कोविड-19 महामारी में, मतलब जिनकी मृत्यु हो गई है, उनमें से एक कोई कमाने वाला चला गया है, तो उनके लिए ये वित्तीय सहायता इसमें मिलेगी। तो इसमें क्या है कि इसमें जो 3 जो इन्होंने अलग अलग वे बनाई हैं, जो उसमें तो सबसे पहले क्या है कि किसी बच्चे के दोनों माता पिता एक्सपायर हो जाते हैं कोविड-19 महामारी के दौरान, तो उसको 2500 रुपये मिलेंगे। और उसको 1000 रुपये एक्स्ट्रा उन बच्चों को अलग से मिलेंगे जिनको कोई अभिभावक या संरक्षक नहीं होने के कारण जिनको बाल गृह जाना पड़ा है, तो उन बच्चों को 1000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ये दूसरी वो है दूसरी कैटेगरी इस जो इन्होंने 3 कैटेगरी बनाई उसमें। और थर्ड है कि जिन बच्चों के माता पिता में से कोई एक कमाने वाला एक्सपायर हो गया है तो उसको 1500 रुपये मिलेंगे। तो पहली वाली में कितने मिलेंगे? जिनके माता पिता का देहांत हो गया उनको 2500, और बाल गृह जाने पर 1000 रुपये अतिरिक्त। तो ऐसे बच्चे जिनको कोई उनके माता पिता की मृत्यु होगी और उनका कोई संरक्षक नहीं हो और वे बाल गृह अगर उनको जाना पड़े तो उनको 1000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे, मतलब टोटल उनको 3500 रुपये दिए जाएंगे। और जिनके माता पिता में से एक कमाने वाले की मृत्यु हो गई है, माता पिता में से एक कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है तो उसको 1500 रुपये दिए जाएंगे या 18 वर्ष की आयु तक दिए जाएंगे। हर महीने जो उनका जो संरक्षक होगा जो भी उसके खाते में ये पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और 18 वर्ष के उपरांत बच्चों को ये मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के कौन से मंत्री G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे? तो ये G20 शिक्षा मंत्रियों की जो बैठक है 22 जून 2021 को ये होगी। और ये मतलब कोविड-19 महामारी में जो अभी जैसे शिक्षण संस्थान खुल नहीं रहे हैं तो उनको देखते हुए ये इस योजना मतलब आगे की जो योजना बनाई जाएगी कि किस प्रकार से भाई भविष्य में जो शिक्षा प्रणाली वो कैसी हो। और इसके मंथन के लिए जो G20 देशों के जो शिक्षा मंत्री है वो इटली के कैटेनिया में शामिल मतलब ये बैठक में जुटेंगे। तो भारत देश से कौन से जाएंगे? तो भारत देश से जो भारत का जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो करेंगे केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे। तो कौन करेंगे? केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे इस बैठक में। ये बैठक कब होगी? कब हुई है? 22 जून, कल हो गई ये बैठक 22 जून 2021 को। कहाँ पे हुई? ये हुई इटली,
कहाँ पे हुई? इटली में हुई है। इटली के कैटेनिया शहर, कैटेनिया में, इटली के कैटेनिया में ये बैठक हुई है। इसमें क्या है कि भविष्य में जो अगर ऐसी महामारी आती तो भविष्य में जो शिक्षा प्रणाली कैसी हो उसके लिए आगे की योजना बनाने के लिए ये बैठक की गई। तो चलिए आज के लिए इतना काफी था। कल आपके लिए फिर से लेके आएंगे कुछ नए क्वेश्चंस। तब तक के लिए जुड़े रहिए वीएस क्लासेस फॉर यू से। थैंक यू।